तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं किताबी दिल की नई पेशकश किसी अजनबी के प्यार में भाग 2। आज है 22 अक्टूबर 2019। मेरे लिए निमेश एक आदत की तरह होता जा रहा था। माँ के जाने के बाद मैं ऐसी आदतों से डरने लगी थी। मैंने 1-2 दिन उससे ना मिलने का सोचा। उसने 2-3 बार कॉल भी किया, मगर मैंने जानबूझकर उसे मिस कर दिया क्योंकि मैं जानती थी मैं उसकी शख्सियत के जादू से बच नहीं सकती। फिर उसके कई मैसेज आए, सुहाना, ऑल वेल, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, घर का लोकेशन भेजो, मैं आता हूँ मिलने। उसने व्हाट्सएप पर भी कई बार कॉल किया। मैंने हार कर जवाब लिखा, अरे मैं ठीक हूँ, कुछ काम में बिजी थी। उसने लिखकर भेजा तो मुझसे रहा नहीं गया। थोड़ी देर बाद मैंने एक और मैसेज किया, सॉरी, ऊपर जो भी लिखा सब झूठ था। दरअसल मुझे तुम्हारी आदत हो रही है। क्यों हो रही है पता नहीं, इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रही थी। अब देखो ना, तुम्हें झूठ सच सब बता देना मेरी आदत में शुमार हो गया है। उसका मैसेज आया, हाँ सच में, अभी तो ठीक है, तुम पास में हो, हम मिल सकते हैं, एक दूसरे को देख भी सकते हैं। जब तुम यूरोप चले जाओगे फिर मिलना इतना आसान कहाँ रहेगा। और क्या पता कहीं वहाँ जाकर तुम मुझे भूल गए या मैं तुम्हें याद ही नहीं रही तो। इसीलिए दूरी बनाए रखना ही ठीक है। मैंने मैसेज लिखकर निमेश को भेज तो दिया, मगर मेरी पलकें भीगी हुई थी। कैसा होता है ना, कोई इंसान अपना ना होकर भी कितना अपना हो जाता है। हम जिन एहसासों से सबसे ज़्यादा बचना चाहते हैं, हम उन्हीं एहसासों में फिसलते चले जाते हैं। कहाँ मैं अपने को निमेश की आदत से मुक्त करना चाह रही थी, और कहाँ उन आंसुओं ने बता दिया कि मैं निमेश के प्यार में पहले ही गिरफ्तार हो चुकी थी। यह प्यार का एहसास भी अजीब है। दिल में अजीब सी कश्मकश थी, मेरे अजीब से हालात थे। पलकें भीगी हुई थी, मगर होठों पर शौक से मुस्कुराहट उतरा रही थी। आज है 5 नवंबर 2019। हाँ, वो सर्दियों के दिन थे और नवंबर का आता हुआ महीना था। उसने मुझे एशिया बुक हाउस पर मिलने को कहा था। म्यूनसिपल बिल्डिंग के सामने डोमिनोज पिज़्ज़ा से 2-3 दुकान छोड़कर वह बुक स्टोर था। जाने माने राइटर्स की लगभग सारी किताबें वहाँ मिल जाती थीं। उसे काफ्का को पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन वहाँ उनकी किताबें कम ही मिलती थीं। वह अक्सर कहता कि जब वह यूरोप जाएगा तो वहाँ ज़रूर जाएगा जहाँ काफ्का को दफनाया गया था। उसकी बातें भी उसकी आंखों की तरह तिलिस्मी थीं। जब मैं उससे पूछती, वहाँ जाकर तो तुम मुझे भूल जाओगे, तो वह हल्के से मुस्कुरा देता। उस दिन भी जब किताबों के नए खेप में से हम अपने मनपसंद की किताबें खोज रहे थे, उसने मुझसे पूछा, तुम्हें निर्मल वर्मा पसंद है ना। मैंने उसे करेक्ट करते हुए कहा, हाँ, उनके नॉवेल्स और कहानियाँ मुझे पसंद हैं। उसने मेरी कहीं बात को सोचा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वही, मतलब ठीक है, मैं उनकी किताबें भी ले लेता हूँ। क्या करोगे उनकी किताबें, मैंने ताज्जुब से पूछा। उसने किताब खोजते हुए कहा, थोड़ी देर में बताता हूँ। हम अक्सर म्यूनसिपल बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठकर खरीदी हुई किताबों की बातें किया करते थे। एक दूसरे को बताते थे कि पढ़ते हुए क्या महसूस हो रहा है, कोई किताब कैसी लग रही है। उस दिन भी जब सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, निमेश ने निर्मल वर्मा की किताबों का बंडल मुझे थमाया और कहने लगा, उस दिन तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हें भूल तो नहीं जाऊँगा, तो यह है उसका जवाब। मैं अब भी उसकी बात समझ नहीं पाई थी। उसने कहा, सुहाना, जब मुझे तुम्हारी याद आएगी तब मैं इनमें से कोई किताब निकाल कर पढ़ा करूँगा और तुमसे इनकी बातें करके तुम्हें परेशान किया करूँगा। ऐसा कहते हुए उसने मुस्कुराकर अपने ठंडे पड़े हाथों से मेरी गर्म हथेलियों को थाम लिया और धीमे से दबाते हुए बोला कि बिल्कुल ऐसे। बारिश की हल्की हल्की झींक सी पड़ने लगी और हम दोनों किताबों को छुपाते हुए बिल्डिंग के एक पिलर की ओट में दुबक गए। हाथों में किताबें थामे हुए हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की ही आंखों में एक जैसी तसल्ली थी। हमारी सांसों की गर्माहट ने एक दूसरे को छुआ और हम बहुत देर तक एक दूसरे में घुले रहे।
आज है 15 दिसंबर 2019। हाँ, वो सर्दियों के दिन थे। उसे गए हुए 1 महीना हो चुका था। उसके मैसेज आते रहते थे। उसने लिखा, मैं यहाँ खैरियत से हूँ। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, हमारी नज़दीकियाँ अक्सर याद आती रहती हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि काश तुम्हारे पास हमेशा के लिए रुक जाता तो कितना अच्छा होता। जानती हो, यहाँ अक्सर ही तुम्हारा साथ ना होना खलता है। बहुत अकेलापन महसूस होता है। जी में आता है कि या तो तुम्हें अपने पास बुला लूं या उड़ के जल्द ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। खैर, सब सोचने की बातें हैं। तुम अपनी तस्वीरें भेजती रहा करो। सुकून मिलता है उन्हें देखकर। और हाँ, कुछ नया पढ़ना तो मुझे बताना, इंतज़ार रहेगा। और उसने मैसेज के अंत में लिखा, जिस क्षण आप इंतज़ार करना छोड़ देते हैं उस क्षण आप जीना छोड़ देते हैं। निर्मल वर्मा। उसकी बातें पढ़कर मेरा मन इतना उदास हो गया था। मैं भी अक्सर उसकी भेजी हुई तस्वीरें देखा करती, अपने वहाँ होने के काश से लड़ा करती और उसके ही ख्यालों में खोती चली जाती। उसके जाने से ऐसा लग रहा था मानो मेरी शिमला से ही अनबन हो गई हो। ना किसी से मिलने का दिल करता और ना ही जाने का। जो जो सर्दियाँ घनी हो रही थीं, उसकी यादों का कोहरा भी घना होता जा रहा था। वो अक्सर कुल्लू की रंग बिरंगी टोपी लगाए मेरे घर के सामने से गुजरता और मैं उसे अक्सर टोकती, अरे इससे ठंड नहीं जाएगी, मफलर डाल लो। मगर वह ठंडी लाल नाक लिए बस इतना कहते हुए गुजर जाता, ठंड किसे लग रही है, यू नो आई एम हॉट। मैं खड़े खड़े हंसती रह जाती। एक दिन वो ठुठुरते हुए मेरे घर आया और अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए बोला, जल्दी से एक कप चाय पिला दो, बहुत ठंड लग रही है। मैं मुस्कुराई। बाहर देखा तो बर्फ़ गिर रही थी। मैंने रूम हीटर का टेम्परेचर बढ़ाया और चाय बनाने चली गई। चाय लेते वक्त उसने मेरी हथेलियाँ थाम लीं और अपलक मुझे देखते हुए कहने लगा। उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथों की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। मैं खिलखिला उठी और उससे पूछ बैठी, अभी अभी केदारनाथ की कविताएं पढ़ के आ रहे हो क्या? उसने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हाँ, और यह भी जान गया कि कभी कभी झूठ नहीं बोलते। मगर तुम तो हॉट हो ना, तुम्हें आज ठंड कैसे लग रही है? मैं चुलबाजी के मूड में थी। मैं भी खिंचाई से बाज कहाँ आई, बताता हूँ कहते हुए उसने एक गर्म बोसा मेरे होठों पर रख दिया। उस दिन पहली बार उसकी गर्म सांसों की खुशबू को महसूस किया। गर्म, सुंदर और मोहब्बत से भरी उसकी और अपनी उलझी सांसें। कितनी उलझने थीं दिल में कि कभी प्यार का इजहार करना हुआ तो कैसे करूँगी, क्या कहूँगी उससे, कैसे कहूँगी उससे, वह मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, सिर्फ लगाव है, आकर्षण है। दुनिया भर की फितूरी बातों पर उसने अपने एक बोसे से विराम लगा दिया। हम तब तक एक दूसरे को चूमते रहे जब तक दोनों जिस्मों की ऊष्माएं एक सी नहीं हो गईं। मुझे लगता है मौन सहमति में चूमते जाना प्रेम को स्वीकार करने की सबसे सुंदर क्रिया है। उसकी कुल्लू की टोपी आज भी मेरे कमरे में वैसे ही पड़ी हुई है और वह मेरा मफलर अपने साथ ले गया। हेलो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइए और इसके अगले भाग को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।